जी हाँ, अगर हम अभी बात करें तो अभी एक आध दिन पहले जो है कैन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल ने जो है ये अनाउंस किया कि स्टुअर्ट लॉ जो है वो कोच होंगे नेपाल की सीनियर टीम की। अगर हम बात करें, जी हाँ, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि मोंटी देसाई जो कि 2 साल का उनका टेन्योर था, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ। फिर कैन ने डिसाइड किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे रिन्यू नहीं करेंगे, तो उन्हें उन्होंने रिप्लेस किया इनके साथ स्टुअर्ट लॉ। जी हाँ, ये जो कि ऑस्ट्रेलियन है स्टुअर्ट लॉ, इनके साथ कहीं ना कहीं रिप्लेस किया और इन्हें नेक्स्ट 2 साल के लिए अब अपॉइंट कर लिया गया है नेपाल सीनियर टीम के कोच के रूप में। सब जिसकी अपडेट हमने आपको भी दे दी थी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ओवरऑल ये किस तरह के कोच साबित हो सकते हैं। एज अ जो इनके एक्सपीरियंस वगैरह रहे हैं एज अ कोच, वो किस तरह के रहे हैं, इनके अंडर में टीम की परफॉर्मेंसेस किस तरह की रही है, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। डिटेल पूरा लेकर आए हैं आपके सामने। और उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये इनका खुद का एज अ क्रिकेटिंग जो इनका परफॉर्मेंस रहा है एज अ क्रिकेटर, वो किस तरीके का रहा है, ये आपको बताते हुए चले। सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले जानते हैं एज अ क्रिकेटर उनके बारे में, फिर उसकी कोच की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एज अ क्रिकेटर की जहां तक बात है, तो आप यकीन मानिए, अगर आप ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक को फॉलो करते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो ये लेजेंड है ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक के। क्वींसलैंड के लेजेंड में आप गिन सकते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है ये ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक हिस्ट्री के। 5 बार सेफर्ड शील्ड जिता चुके हैं अपनी कप्तानी के अंदर, और 2 अलग अलग वनडे ट्रॉफीज भी। इन सक्सेसफुल ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक में जो कैप्टन है वो अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ, अभी तक भी कोई कैप्टन इनको सरपास नहीं कर पाया। इन्होंने 5 बार सेफर्ड शील्ड ट्रॉफी अपने टीम को एज ए कैप्टन जिताई है। तो कप्तान बहुत सक्सेसफुल रहे डोमेस्टिक में। और एंड इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एज एक लॉन्गर फॉर्मेट गेम्स में वो किस तरीके के परफॉर्मर रहे हैं, भले डोमेस्टिक में सही। वो नंबर्स आप बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, डोमेस्टिक तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सभी के करियर में, और ख़ासकर लॉन्गर फॉर्मेट हो तो और ज़्यादा है। लेकिन हम मिस्टर स्टुअर्ट लॉ की बात करें, एज़ अ प्लेयर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उनका जो रहा है वो 27,080 रन उन्होंने किए हैं फर्स्ट क्लास में, 367 मैचेस में 50 की एवरेज से, और 79 सेंचुरीज 79 सेंचुरीज हैं और 128 हाफ सेंचुरीज हैं। तो ये किसी अल्ट्रा लेजेंड के ही मार्क्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल, अगर आप कहें। ये तो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास नंबर्स। आउटस्टैंडिंग है। और वहीं पर लिस्ट ए में अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे नंबर्स दिख रहे जी हैं। हाँ, 11,812 रन, 392 मैचेस, 34.43 का बैटिंग एवरेज, और 20 सेंचुरीज। 20 सेंचुरी और 64 हाफ सेंचुरीज, यानी कि लॉन्गर फॉर्मेट में काफी अच्छे और समझ रखने वाले प्लेयर हैं लॉन्गर फॉर्मेट की अगर हम बात करें। बिल्कुल, अब आप सोच रहे होंगे कि हम इनके स्टैट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं एज अ क्रिकेटर। और उसके आगे जो आपने देख रहे हैं वो है 561 कैचेस भी इन्होंने पकड़ी है टोटल लिस्ट और फर्स्ट क्लास को मिला के। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो जाती है कि जो जिस कोच की अगर हम नेपाल क्रिकेट परस्पेक्टिव से देखें तो लॉन्गर फॉर्मेट सबसे बड़ा इशू जो है वो टीम के साथ है। ऐसा नहीं कि शॉर्टर फॉर्मेट में टीम ने बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी 2 वर्ल्ड कप्स वहां खेले हुए हैं और शॉर्टर फॉर्मेट के। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट का जो इंटेंट है वो प्लेयर में बहुत लैक करता है। वो सबसे बड़ा इशू है नेपाल टीम के साथ 50 ओवर फॉर्मेट का। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि जो कोच है उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है, वो एज अ क्रिकेटर कितना ज्यादा डोमेस्टिक में तपे हैं, कितना उनका फर्स्ट क्लास या लिस्ट ए में परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, वो बताने के लिए हमने स्टैट्स आपके सामने रखे कि डेफिनेटली उनको कितनी समझ है। इससे आप समझ में आ सकते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट में कैसे खेलना है, शॉट्स कैसे होने चाहिए, किस तरह के कौन से जोन में सिंगल्स खेले, स्ट्राइक रोटेट कितना करना है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास काफी खेले, लिस्ट काफी खेले। तो ये सारी चीजें वो खुद बखूबी जाते हैं, उन्होंने खुद भर भर के रन वगैरह अपने डोमेस्टिक में किए हैं। तो ये नॉलेज उनके पास भर भर के रहे, जो कि बहुत ज्यादा फायदा नेपाल टीम को दे सकता है। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया कि लॉन्गर फॉर्मेट का नॉलेज उन्हें अपार है, भरपूर है, इसमें कोई दरार नहीं है जो स्टुअर्ट लॉ को नियुक्त यहाँ पर किया गया है। चलिए अब बात करते हैं उनके कोचिंग टेन्योर के बारे में। अब जरा कोचिंग की तरफ यहाँ पर आगे बढ़े अगर, तो बहुत सारी जगहों पर उन्होंने कोचिंग एज अ कोच उन्होंने जो परफॉर्मेंसेज जो टीम के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो की है। अब देखिए आप एंड इस लिस्ट को अगर आप बताना चाहें कि कहाँ कहाँ पर कोचिंग की है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। नहीं, ज़रूर। देखिए, अगर मैं कुछ बताता हूँ उसके बाद आप ज़रूर जी बताइएगा। हाँ, जी हाँ। 2011 में उन्होंने श्रीलंका की कोचिंग की, जी हाँ, और कुछ टाइम के लिए श्रीलंका में रहे 2011 में। फिर उसके बाद 2011 और 2012 के टाइम के वक्त, सीजन के वक्त, बांग्लादेश मेंस टीम की उन्होंने कोचिंग की। और 2017, जी हाँ, थोड़ा लंबा वक्त लगा। जी हाँ। 2012 से फिर वो थोड़ा सा रहे, हम कहेंगे क्रिकेट से थोड़ा दूर, लेकिन 2017 में फिर वो बीपीएल में आए। जी हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उन्होंने टीम की कोचिंग संभाली।
बिल्कुल, उसके बाद सीरीज को आगे बढ़ाया तो 2018-19 में वेस्ट इंडीज की कोचिंग का भी जिम्मा उन्होंने संभाला। 2019 से 21 तक जो मिडिलसेक्स है, जो कि काउंटी टीम है, उनका भी उन्होंने इंग्लिश काउंटी, वहां पर उन्होंने कोचिंग दी है। 2022 में अफगानिस्तान के लिए कोचिंग दी है, शॉर्ट टर्म था 3 या 4 महीने का, लेकिन वहां पे भी कोचिंग दी है। 2022 से 2024 तक बांग्लादेश अंडर 19 टीम के ये कोच थे, और अंडर 19 एशिया कप भी इसी बीच में बांग्लादेश ने जीता भी था। उसके बाद 2024 में यूएसए के कोच बने, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, और यूएसए में 6-7 महीने का उनका टेन्योर रहा। काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी प्लेयर्स वगैरह को लेकर, काफी कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दिया गया, और अब 2025 में वो नेपाल की कोचिंग संभालते हुए नजर आएंगे अगले 2 साल के लिए, जो कि इनका टेन्योर है, चलना है 2 साल तक की। तो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर जो हमने आपके सामने रखी है। तो इतना सारा जो अपार यहाँ पर जो है डिफरेंट कंट्रीज को अभी तक कंट्रीज को, क्लब्स को, काउंटीज को, लीग की टीमों को, इनको वो अभी तक कोचिंग दे चुके हैं। तो कोचिंग का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा उनके पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा कि उनके पास 50 लॉन्गर फॉर्मेट का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। एज अ क्रिकेटर भी उन्होंने भर भर के रन्स यहाँ पर किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर पुट ऑन करने वाली बात आ जाती है कि वो है कि अब देखिए 2-3 चीजें हम आपके सामने रखेंगे कि उनके एज अ कोच, उनके अंडर में जो विनिंग परसेंटेज रहे थे वो टीम के किस तरीके के रहे थे। अगर आप इस चीज चार्ट पे देखें तो जब उन्होंने वेस्ट इंडीज की कोचिंग की थी तो विनिंग परसेंटेज उनके कोचिंग के अंडर में 32 के आसपास का था 65 मैचों में, यानी 65 मैचों में सिर्फ 32% मैच ही वेस्ट इंडीज जीता था उनके कोचिंग में, जो कि डेफिनेटली बहुत ही पुअर नंबर है, इसमें हम अंदाज नहीं कर सकते। 32% बहुत ही पुअर हो जाते हैं, चाहे हम किसी की भी बात यहाँ पर कर रहे होंगे। एंड उसके बाद अगला एक और स्टार्ट आप देंगे उनके अंडर कोचिंग में, अगर हम देखें जब वो अफगानिस्तान के कोच थे 3-4 महीनों के लिए, उसी बीच में जरूर देखिए एक सीरीज जब वो अफगानिस्तान के कुछ टाइम के लिए कोच थे तो एक सीरीज वो बांग्लादेश से हारे और उनकी कोचिंग के दौरान अफगानिस्तान, और एक सीरीज जो जीते थे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीती थी अफगानिस्तान, जब वो स्टुअर्ट लॉ कोच थे 2022। बिल्कुल, चलिए ऐसे ही एक और स्टार्ट आपको बताते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो विनिंग परसेंट, और जो बांग्लादेश के जब वो कोच बने थे 2011-2012 के आसपास, जब वो बांग्लादेश के कोच थे, उस वक्त बांग्लादेश का जो विनिंग परसेंटेज उनके कोचिंग के अंडर में जो था वो था 48%, यानी 50% से दो कहीं ना कहीं कम था। ओवरऑल 20+ मैचेस उनके अंडर में टीम ने खेले थे एज अ कोच की अगर हम बात करें तो। ये कुछ स्टार्ट हमने बताया कि उनके अंडर में टीम की परफॉर्मेंस किस तरीके की थी, विनिंग परसेंटेज हमने आपको बताया, कौन कौन सी टीमों के लिए अभी तक वो कोचिंग कर चुकी है हमने आपको बताया, और उनके पास क्या सच में 50 ओवर यंगर फॉर्मेट का एक्सपीरियंस है जिस तरह की जो जरूरत है नेपाल क्रिकेट टीम को, डेफिनेटली वो भी हमने आपको बताया कि उनके पास बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। डोमेस्टिक का कप्तान भी वो रह चुके हैं, डोमेस्टिक में क्वींसलैंड के लिए मेरे ख्याल से कप्तानी भी वो कर चुके हैं। तो ये सारा डाटा है स्टुअर्ट लॉ का। डेफिनेटली अगर हम देखें जो कि कोच के तौर पर है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कोच हो सकते हैं, लेकिन वही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने वो सीरियस है किस चीजों को लेकर, वो क्या अपने नजर से क्या कुछ देख रहे हैं, उनको क्या खामियां नजर आ रही हैं इस नेपाल क्रिकेट के स्ट्रक्चर में या नेपाल क्रिकेट टीम के सीनियर टीम्स के प्लेयरों में। ये सब चीजें उनके पर्सपेक्टिव से जब वो आएंगी सामने, उनका एक बार इंटरव्यू होगा एक सेशन के बाद, तब और चीजें बेहतर पता चल पाएंगी। लेकिन ओवरऑल जैसे हमने पहले भी कहा था, जो जिसमें मॉन्टी सर पूरी तरह से फेल साबित हुए थे, जो हमने हमारे शुरू उनके आने से जब उन्हें अनाउंस किया गया था तभी हमने आने एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने कहा था कि लॉन्गर फॉर्मेट में देखना पड़ेगा कि ये कोच जो है कितना टीम प्लेयर्स को बेहतर बना पाते हैं। 2 साल बीत गए, हमें कुछ भी बेहतरी नजर नहीं आई, एंड फिर से हमारा वही चीज रहेगा कि लॉन्गर फॉर्मेट में स्टुअर्ट लॉ का भी फोकस ज्यादा होना चाहिए, बजाय फालतू चीजों के, ये वो ड्रेसिंग रूम वन बॉल बैटल, दुनिया भर की नोटिंग, ये सब साइड में रखिए। एट द एंड परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, उसको सामने रखना पड़ेगा, खास करके 50 होता। बिल्कुल सही कहा है आपने, और अब करने का तो वक्त है ही, और डेली क्रिकेट कई बार बहुत इस पर हमें बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन नेपाल का परफॉर्मेंस देखकर जो हाल एसोसिएट का हो जाता है, क्योंकि नेपाल एक एसोसिएट टीम है, तो हारने के बाद काफी कुछ सेटबैक झेलना पड़ता है एक एसोसिएट टीम को, तो उससे भी दुखी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि परफॉर्मेंस उठनी चाहिए, और प्लेयर समझ नहीं रहे इस चीज़ को, या कोच या कप्तान या प्लेयर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राफ गिर रहा है। दिल्ली क्रिकेट ने कई बार ये चीज़ें कही हैं, खुलकर कही है, और अब भी कह रहे हैं, आगे भी हमेशा यही कहेंगे कि लॉन्गर फॉर्मेट इसमें ध्यान देने, फोकस कोच जो है लॉन्गर फॉर्मेट पर दे। एक चीज और है कि ड्रेसिंग रूम का जो अब माहौल क्या होगा, क्योंकि स्टुअर्ट लॉ के साथ ये भी जरूर जुड़ा हुआ है। हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि इनके टेन्यूर बहुत शॉर्ट रहे हैं कई कई जगहों में। ये भी देखना पड़ेगा कि ड्रेसिंग रूम किस तरह से, ड्रेसिंग को किस तरह से खुद से कनेक्ट करवा पाते हैं। एक तो टीम का परफॉर्मेंस वैसे ही खराब चल रहा है, उस पर से अगर ये इशू और एक अगर क्रिएट हो गया ड्रेसिंग रूम का, कि ड्रेसिंग रूम खुश नहीं है, जैसे मैं दिखाता है मनोज प्रभाकर प्लेयर्स के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली वही
हुआ, अगर वो वहां पर मिस्टर प्रभाकर वाला किस्सा यहाँ दोबारा हो गया तो फिर वो मजाक बन के रह जाएगा। ये साल भी 2025 भी तो उम्मीद करेंगे, विश करेंगे कि सर आए और अच्छा करें, तालमेल अच्छा बैठे। लॉन्गर फॉर्मेट्स में बेहतर बनाए, लॉन्गर फॉर्मेट्स में कुछ ध्यान दे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है टीम के बीच ना होने पाए, इसकी कोशिश कप्तान, कोच, बोर्ड मैनेजमेंट ये तीनों मिलकर करने की, और प्लेयर्स माफ कीजिएगा, सब मिलकर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही कहा आपने। एट द नेक्स्ट और जोड़ना चाहूंगा डेफिनेटली, जब हम 50 ओवर्स की बात कर रहे हैं कि फोकस वहां पर स्पेसिफिकली होना चाहिए कि उसमें लड़के कैसे बेहतर हों, कैसे चीजें बेहतर हो, कैसे वो इंटेंट आए उनके अंदर 50 ओवर का। तो डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट जरूर उनसे ये भी रहेगी, देखना हम चाहेंगे कि वो डोमेस्टिक में कितना ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं, या क्रिकेट बोर्ड को कहकर डोमेस्टिक में क्या कुछ बदलाव कर पा रहे हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है, अब भी कहेंगे, आने वाले वक्त में अगर चेंज हुआ तब भी हम यही लगातार कहेंगे कि पीएम कप जो है वो बहुत ही लो क्वालिटी का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। एक तो एक ही है, पूरे एक साल में एक ही 50 ओवर का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसका भी जो स्तर है वो काफी ज्यादा लो नजर आता है। 2-3 टीमें ही पूरा पीएम कप समझ लीजिए, सबको पहले से पता होता है कि यही 3 टीमें जाएंगी और यही 3 टीमें होती भी है। नडाल में अगर हम बात करें, प्लेयर्स का क्लासिफिकेशन कराकर इस पीएम कप को जबरदस्त कराया जा सकता है, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। ना मॉन्टेसर सर है, उनका भी कोई फोकस नहीं किया। उम्मीद करेंगे कि स्टुअर्ट लॉ इस बारे में कुछ सोचे, या 1 से 2 कम से कम 50 ओवर के साल में 2 कम से कम। आप ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जानता है। जैसे देखो T20 सूट बूट वाले लोगों की बात कर रहे हैं। T20 में सब घिसे पड़े हैं। डोमेस्टिक में कितने टूर्नामेंट्स होते हैं, सब T20 टीम में काम जारी है। 7-7 8-8 T20 टूर्नामेंट्स लगे पड़े हैं, लेकिन एनपीएल में फोकस है। एनपीएल में कैसे पैसा बढ़ाया जाए, डबल ट्रिपल स्पॉन्सर्स आए जाए, वो सब ठीक है, लेकिन आप, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। आप खुद देख लीजिएगा, जब तक टीम 50 ओवर फॉर्मेट में अच्छी नहीं होगी, कहीं नहीं बढ़ने वाली टीम। एनपीएल ह्यूजली सक्सेसफुल हो जाए, T20 के आप अंबार लगा दे, करोड़ों रुपए छाप ले, लेकिन जब तक 50 ओवर में लड़के अच्छे नहीं होंगे, टीम जो है प्रोग्रेस नहीं करेगी, एसोसिएट मेंबर ही रहेगी अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल और 10 साल में भी, चाहे कुछ भी हो जाए। 50 ओवर क्रिकेट में बेहतर होना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उम्मीद स्टुअर्ट लॉ सर से है कि ये आकर कुछ चेंज करें, 50 ओवर में बेहतर करें, लड़कों को इंप्रूव कराएं, कुछ चेंज अगर हमें देखने को मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये सारा था हमारा कोच को लेकर रहा है। ऑल द बेस्ट कोच साहब की टीम के साथ जुड़ेंगे और कुछ अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले 50 ओवर में, तो बहुत ज्यादा बेहतर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली।